हेलो एवरीवन, आज है 24 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एचडीएफसी एएमसी के बारे में। और बुरी खबर आई है पूरी इंडस्ट्री के लिए। ये जो असेट मैनेजमेंट कंपनी जो है उन सब के लिए एक बुरी खबर आई है और आज उसी ने इन कंपनियों को तोड़ के रखा है। सबसे बड़ी गिरावट हमें एचडीएफसी एएमसी में देखने को मिली है। निपॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 1 से 1.5% की गिरावट है। यूटीआई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी तकरीबन 2% की गिरावट है। आदित्य बिरला की अगर हम बात करें एएमसी तो यहाँ पर भी 2% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि आखिर गिरावट क्यों है और वो कौन सी खबर है और क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसका आने वाले दौर में। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एचडीएफसी एएमसी की अगर हम बात करें तो आज यहाँ पर 3.5% की बड़ी गिरावट आई है। 1,680 रुपये पर आ चुका है और पिछले कुछ दिनों से हालत कुछ खास अच्छी नहीं है इसकी। अब देखिए, ऑलरेडी ये गिर ही रहा था और आज और ज़्यादा गिर गया ये यहाँ पर। गिरावट की जो पहली वजह थी वो यहाँ पर यही थी कि काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील हुई थी और उसकी वजह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी यहाँ पर। हालांकि एसबीआई ने बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी यहाँ पर, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स ने, लेकिन जीक्यूजी पार्टनर्स ने बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर बेची भी थी, जिसकी वजह से पहले गिरावट आई। बाद में अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी बाउंस बैक भी देखने को मिल गई। कंपनी को लेकर अगर देखें तो पिछले एक साल का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं है। 23% की गिरावट है, पिरामिड बहुत ज़्यादा बने हैं यहाँ पर। अब देखिए, बड़े लेवल से जब भी गिरता है और छोटे मोटे में संतोष नहीं भरता है, बड़ी गिरावट दिखाता है ये, फिर एक बड़ी तेजी पकड़ता है, फिर बड़ी गिरावट, फिर बड़ी तेजी और इस बार काफ़ी बड़ी गिरावट है। और कह सकते हैं कि एक साल का लो इसने बना दिया है। पहले ये 1700 रुपये के आसपास अटका ज़रूर था, लेकिन अब उस लेवल को भी इसने आज इंट्राडे में तोड़ दिया है। 5 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में अगर आप देखो तो कोविड के काल में भी ये 2,080 रुपये से बाउंस बैक कर गया था। कोविड में बाजार हम सब जानते हैं कितने गंदे तरीके से टूटा था, लेकिन फिर भी ये 2,000 रुपये से बाउंस बैक कर गया। हालांकि ये कोविड के टाइम में अगर आप देखोगे तो 3,400 रुपये से टूटना शुरू हुआ था, 2,000 रुपये के आसपास आया, वहां से बाउंस बैक कर गया। लेकिन इस बार क्या हुआ है, 3,300 से टूटना शुरू हुआ है कि ये अटक ही नहीं रहा, ये और नीचे की तरफ गिरता जा रहा है और ये अच्छी बात नहीं है ऐसी कंपनी के लिए। हालांकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग जरूर है, लेकिन कुछ अनाउंसमेंट इनको भारी पड़ रही है। और आज ये अनाउंसमेंट है कि डेट फंड जो है, ठीक है, उनको जो बेनिफिट्स मिलते थे वो शायद जा सकते हैं, जो उनको एफडी से अच्छा बनाते थे। और न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि फाइनेंस बिल 2023 इंट्रोड्यूस बाय फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे निर्मला सीतारमन जी है, हैज प्रपोज दैट इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स वेर नॉट मोर देन 35% इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर ऑफ इंडियन कंपनीज, फॉर डेट फंड की बात करें, विल नाउ बी डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यहां पर जो डेट फंड्स है ना, वो अब शॉर्ट टर्म कैपिटल्स गेन की तरह ट्रीट किए जाएंगे। पहले इनको भैया एक बेनिफिट मिलता था कि वो शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ट्रीट करते थे इसको, और आप चाहे तो उसको, और आप अगर उस लैब में आते हो ना तो ही आपको इनका पैसा चुकाना पड़ता था। यहां पर आप देखो जो, हालांकि द प्रपोजल इफ अप्रूव्ड, हालांकि प्रपोजल है, अगर वो अप्रूव्ड होता है पार्लियामेंट में, देन इट विल बी एप्लीकेबल टू इन्वेस्टमेंट मेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। तो यहां पर ये अप्रूव हो जाता है तो ये, अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट आपने 1 अप्रैल या उसके बाद करोगे तो उसमें ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑल्सो एज पर द प्रपोजल, डेट फंड्स हेल्ड फॉर मोर देन 3 years विल नो लॉन्गर एंजॉय टैक्सेशन बेनिफिट्स। तो यहां पर पहले ये भी था कि अगर आप किसी डेट फंड को 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो आपके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं लगता है, तो अब वो भी चला जाएगा यहाँ पर, मतलब टैक्स तो लगना है भाई साहब। और यही वजह है कि जो एक्सपर्ट को लगता है कि दिस प्रपोजल विल ब्रिंग बैंक डिपॉजिट्स ऑन पेयर विद डेट म्यूचुअल फंड्स। तो उनको ये लगता है कि अब इस, अगर ऐसा हुआ तो म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न और बैंक एफडी का जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि भैया दिक्कत है यहाँ पर। तो अब जाहिर सी बात है, लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह में क्योंकि उनको हायर रिटर्न्स चाहिए होता है, ठीक है। अगर उनको बैंक एफडी वाले ही रिटर्न अगर मिलेंगे तो लोग क्यों ही वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, अगर टैक्स वैक्स सब कुछ कटने के बाद अगर देखा जाए तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर जरूर है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद आने वाले दौर में लोग म्यूचुअल फंड से ज़्यादा एफडी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा शुरू कर देंगे। और जिस तरीके से अभी बाजार की हालत है ना,
काफी लोग बैंक एफडी की तरफ स्विच भी हो रहे हैं। यहां पर अगर आप देखोगे एट प्रेजेंट डेट फंड इन्वेस्टर्स एंजॉय टैक्स एडवांटेज ओवर एफडी। एफडी से ज्यादा उनको टैक्स एडवांटेज मिलता था डेट फंड इन्वेस्टर्स को। एंड इंडेक्शन बेनिफिट वॉज वन ऑफ द की एडवांटेज, ठीक है, क्योंकि टैक्स नहीं लगता था, 3 साल से ज्यादा होल्ड करके बैठो आप, और इवन अगर आप प्रॉफिट बुक भी करते हो, 1 साल से ज्यादा होल्ड करके रखते हो इसको, बाद में आप उसको अगर बेचते भी हो तो वो एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है। और वहां पर भी ये होता है कि अगर आप टैक्सेशन स्लैब में आते हो तो ही आपको चुकाना है, वरना नहीं चुकाना है। तो ये एक बड़ी बात है, लेकिन अब वो हट जाएगा, अब वो हट जाएगा इनकम टैक्स। आप देखें, हाउ द इंटरेस्ट अर्न ऑन फिक्स डिपॉजिट इज बी टैक्स, जबकि फिक्स डिपॉजिट में ऐसा नहीं है। फिक्स डिपॉजिट में सिंपल है कि भैया इंटरेस्ट अर्न इज टैक्स एज पर इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब जो है उसके हिसाब से है ये। यहां पर देखिए तो डेट फंड इन्वेस्टर एट प्रेजेंट पे टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर स्लैब इफ द होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 3 years, ठीक है, वो भी तब जब उनका होल्डिंग पीरियड 3 साल से कम हो तो ही वो पे करते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो हट जाएगा यहां पर। फॉर ओवर 3 years a 20% टैक्स इज लेव्ड विद एड इंडेक्सेशन बेनिफिट और 10% विदाउट इंडेक्सेशन। तो ये बड़ी बात है, कितना बड़ा टैक्स अब लगने जा रहा है, और जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं लूज होगा इन एएमसी कंपनियों में, मतलब म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, जो कि सही चीज नहीं है। और इसको लेकर जो राधिका गुप्ता है, जो कि एमडी और सीईओ है एडलवाइस म्यूचुअल फंड्स, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि आई होप द प्रपोज चेंज विल इन द फाइनेंस बिल टू रिमूव्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विथ इंडेक्सेशन स्टेटस ऑन डेट फंड इज रिव्यूड। Financialization is just happening in India and a vibrant corporate bond market needed a strong debt mutual fund ecosystem। उनका ये कहना है कि देखो यार, ये हटना ज़रूरी है क्योंकि अभी अभी लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और अगर हम इस चीज़ को हटा देंगे तो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होता है, पास होता है कि नहीं होता है। मेरे हिसाब से पास हो जाएगा, चांसेस है, ठीक है। अगेन मैं कोई शॉर्ट नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एचडीएफसी एएमसी को लेकर स्पेसिफिकली बात की तो आज वॉल्यूम्स यहाँ पर 6 लाख के आसपास देखने को मिले हैं। कोई उतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं हुए, लेकिन हाँ हो जरूर रहे हैं। कंपनी में अगर आप देखोगे तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। मेरी अभी राय नहीं है यहाँ पर। हालांकि मैंने वीडियो बनाया था इससे पहले, मैंने कहा था कि 1500 रुपए के आसपास मैं सोचूंगा अगर जाएगा तो। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी अगर आप देखो तो ईसॉप के थ्रू खरीदारी हुई है 16 मार्च को। ईसॉप के थ्रू काफी खरीदारी हुई है, 5,500 16,000 के आसपास शेयर खरीदे गए हैं इंडिविजुअल्स की तरफ से। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो 42 रुपीज का डिविडेंड पिछले साल पे किया था, इस साल भी पे करेंगे, हर साल जून जुलाई में ही पे करते हैं ये। जहां तक बात करें रेवेन्यू की तो ऑलमोस्ट स्टेटिक है, रेवेन्यू उतने ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रहे हैं इनके। आप देखो पिछले 5 सालों से रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा चेंजेस नहीं, कोई उतना बड़ा चेंजेस नहीं है कि आप कहो कि यार ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो यही वजह है कि यार उतना अच्छा भरोसा नहीं लग रहा है। डेफिनेटली एचडीएफसी ग्रुप शानदार ग्रुप है, दमदार ग्रुप है, उसके नाम से भैया लोग पैसा डाल देते हैं, लेकिन उतना एक्साइटिंग नहीं है ये। प्रॉफिट भी अगर हम देखोगे तो प्रॉफिट में हालांकि धीरे धीरे जंप आया जरूर है, लेकिन पिछले 3 सालों से ऑलमोस्ट वो भी स्टेटिक हो चुका है, उतना का उतना ही है, बस मिनिमम ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी एएमसी देखा जाए तो 26 का इसका पी रेशियो, सेक्टर पी 20 का है। शायद इस गिरावट के बाद शायद थोड़ा सा और करेक्शन होगा यहाँ पर, और जब ये 1500 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा तब मुझे लगता है कि शायद इसका जो पी रेशियो है वो सेक्टर पी जितना हो जाएगा। 68% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहां तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 62.78% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर एचडीएफसी ग्रुप है। 3.07% है म्यूचुअल फंड्स के पास, 10.33% है डोमेस्टिक के पास, 12.09% है एफआईएल्स के पास, बड़ी क्वांटिटी है बड़े बड़े फंड हाउस के पास। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 11.73%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 8.68% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल कंपनी तो अच्छी है, डेफिनेट नो डाउट, लेकिन ये जो बिल है ना ये बहुत कुछ तय करेगा कि पास होता है कि नहीं होता है। मान लो कि पास हो गया तो उस दिन भी गिरावट दिखाएगा ये पूरा सेक्टर, अगर पास नहीं हुआ तो तेजी दिखा देगा ये कि चलो भैया अच्छा हुआ अच्छा हुआ। और मेरे साथ पास नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए पास, क्योंकि देखो अभी भारत में अगर आप देखोगे ना तो अभी भी एक बहुत बड़ा तबका जो है वो बैंक एफडी वगैरह में निवेश करता रहता है, ठीक है। बहुत ही कम लोग जो टेक्नोलॉजी के साथ अभी अभी आना शुरू हुए हैं। कोविड के बाद अगर आप देखोगे तो लोग बैंक एफडी को छोड़कर लोग म्यूचुअल फंड्स एसआईपी की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, ठीक है, जिसको हम काफी प्रोग्रेसिव मान के चल रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन अगर
टैक्सेशन लगा दिया जाएगा यहाँ पर, तो जो ग्रोथ आनी होगी ना वो थोड़ी सी रुक जाएगी। यहाँ पर लोग अब वहाँ पर उतना ज़्यादा जाना पसंद नहीं करेंगे। तो ये एक रिस्क यहाँ पर ज़रूर है। तो एटलीस्ट जब इंडिया ग्रो हो रहा है इन सारी चीज़ों में, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं उसको एटलीस्ट पहले ग्रो होने देना चाहिए, उसके बाद आपको लगाना चाहिए। ये अभी वक्त नहीं है लगाने का ऐसे वक्त में, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और HDFC AMC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।